स्टूडेंट, आज 22 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है बेटा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा जो चैप्टर है वो है मटेरियल परचेज प्रोसीजर एंड स्टोर कंट्रोल। तो इसमें हमारा मैंने आपको इसमें बिन कार्ड बता दिया था, स्टोर लेजर बता दिया था। अब इसमें जो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो मटेरियल की इशू प्राइसिंग करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, या एक कंपनी यूज़ करती है या एक स्टोर कीपर यूज़ करता है। ठीक है, वो वाली टेक्निक्स हम करेंगे इसमें हमारा फर्स्ट टेक्निक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि ऐसा होता है बेटा कि जो स्टोर कीपर है, स्टोर कीपर के पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लोग आते हैं और वो कहते हैं, भाई वो डिमांड करते हैं कि हमको प्रोडक्शन करने के लिए हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या हमारी फैक्ट्री में हमको रॉ मटेरियल इशू करो। क्योंकि जब रॉ मटेरियल इशू करेंगे उसके बाद ही वो प्रोडक्शन करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो स्टोर कीपर है, क्योंकि सारे स्टोर में रखे हुए जितना भी रॉ मटेरियल है, जितना भी स्टोर है, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे स्टोर कीपर की। तो स्टोर कीपर के पास स्टोर लेजर रहता है, यानी उसका अपना रजिस्टर होता है जिसमें वो हर आने वाले मटेरियल को रिसिप्ट साइड में लिखता है और हर मटेरियल जो वो इशू कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसको वो इशू साइड में लिखता है। तो बेटा जब रॉ मटेरियल वो रिसीव कर रहा होता है तो उसके साथ बिल भी आता है और उस बिल में उस रॉ मटेरियल की प्राइस लिखी होती है कि पर यूनिट प्राइस कितनी है। लेकिन अब जब इशू करने की बारी आती है तो उसको ये पता ही नहीं है कि भी हमने किस रेट पे इशू करना है, क्योंकि सारा मटेरियल इकट्ठा रखा जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हर एक कंपनी क्या करती है, उसकी अपनी अपनी इशू प्राइसिंग टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं। तो कोई कंपनी फीफो मेथड यूज़ करती है, कोई लीफो मेथड यूज़ करती है, कोई हीफो मेथड यूज़ करती है, कोई एवरेज मेथड यूज़ करती है। ठीक है, तो इन्हीं सारे फीफो, लीफो एंड एवरेज मेथड, ये और स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, ये जो प्राइसिंग के मेथड्स हैं ये हमारे सिलेबस में है इस बार। तो मैं इसलिए तुमको आज फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट मेथड करा रही हूँ। इसमें से एक थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है और एक सम का क्वेश्चन भी बनता है और ये 100% आते ही हैं फर्स्ट पार्ट में एक आपकी कॉस्ट शीट हो जाएगी और हमारा एक फीफो लीफो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा मटेरियल का जो लेवल सेट करना है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ते हैं फीफो। इसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो मटेरियल सबसे पहले स्टोर कीपर ने रिसीव किया था। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहले स्टोर रूम के अंदर जो मटेरियल आया था और जिस प्राइस पे आया था उसी प्राइस पे जो स्टोर कीपर है वो इशू किए जाने वाले मटेरियल की प्राइसिंग करेगा। समझ गए? तो देखो बहुत सिंपल, बहुत और रिलायबल क्वेश्चन है, क्योंकि ये 100% आता है क्वेश्चन में एग्जाम में और बहुत ही सिंपल है। तो देखो, अंडर दिस मेथड मटेरियल इज फर्स्ट इशूड फ्रॉम द अर्लीस्ट कंसाइनमेंट ऑन हैंड। फर्स्ट इन का मतलब ये नहीं कि जो मटेरियल सबसे पहले आया है वही मटेरियल सबसे बाद में जाएगा, क्योंकि मटेरियल तो सेम होगा लेकिन अलग अलग प्राइसिंग पे आया, क्योंकि मार्केट में उस मटेरियल के प्राइसेस कभी घटते हैं कभी बढ़ते हैं। ठीक है, तो जब इनको इश्यू करना होता है तो ये वही कह रहा है कि अंडर दिस मेथड मटेरियल इज फर्स्ट इश्यूड, यानी कि सबसे पहले वो मटेरियल इश्यू किया जाएगा जो कि सबसे पहले जो कंसाइनमेंट आई थी, यानी कि सबसे पहले जो ऑन हैंड है, यानी कि जो बैलेंस पहले से पड़ा हुआ है उस बैलेंस, यानी कि क्लोज ओपनिंग स्टॉक में सबसे पहले वो स्टोर कीपर मटेरियल को इश्यू करेगा एंड प्राइस्ड, और उसकी प्राइसिंग की जाएगी एट द कॉस्ट एट विच दैट कंसाइनमेंट वाज प्लेस्ड इन द स्टोर। और इश्यू प्राइस वो होगी वो कॉस्ट होगी जिस कॉस्ट पे वो कंसाइनमेंट स्टोर रूम के अंदर रखा गया था। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मटेरियल रिसीव्ड फर्स्ट आर इश्यूड फर्स्ट। हम इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मटेरियल सबसे पहले रिसीव हुआ था उसी को सबसे पहले इश्यू किया जाएगा। द यूनिट्स इन द ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आर ट्रीटेड एज इफ दे आर इश्यूड फर्स्ट
और जो हमारे ओपनिंग स्टॉक्स का जो हमारे मटेरियल पड़ा हुआ है, जितनी यूनिट्स पड़ी हुई है, उनको हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो हमारी सबसे पहला वाला कंसाइनमेंट था और उसी में से सबसे पहले हम इश्यू करेंगे, मतलब स्टोर कीपर इश्यू करेगा। द यूनिट्स फ्रॉम द फर्स्ट परचेज इश्यूड नेक्स्ट, यानी कि ओपनिंग स्टॉक में जो मटेरियल हमारे पास है सबसे पहले वो इश्यू किया जाएगा। उसके बाद जो मटेरियल सबसे पहले परचेज किया गया था उसके बाद वो वाला मटेरियल इश्यू करेगा स्टोर कीपर, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से जो जो मटेरियल नेक्स्ट टू नेक्स्ट परचेज किया गया था वही हम स्टोर कीपर उसको क्या करेगा, उसको स्टोर कीपर इश्यू करेगा। समझ गए, मतलब प्राइसिंग का डिफरेंस है। और until the units left in the closing stock of material valued at the latest out of purchase, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो हमारी रह जाएगी, देखो बेटा ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक चला गया, फिर जो सबसे पहला कंसाइनमेंट खरीदा था वो चला गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो उसके बाद खरीदा था वो वाला भी इश्यू कर दिया, उसके बाद फिर खरीदा था वो वाला इश्यू भी कर दिया, उसके बाद फिर जो परचेज किया था वो वाला मटेरियल इश्यू कर दिया। तो लास्ट में जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो लेटेस्ट कंसाइनमेंट का बचेगा, यानी कि जो परचेज हमने लास्ट में किया था, लास्ट का मतलब जो हमारा बिल्कुल लेटेस्ट परचेज थी वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो it follows that unit costs are apportioned to cost of production according to their chronological order of receipts in the store। तो ये जो फीफो मेथड है, ये मेथड क्या फॉलो करता है, ये मेथड उस टेक्निक को फॉलो करता है कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे अपोर्शन किया जाएगी, अपोर्शन का मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी सारे जितना भी हमारी यूनिट्स हाथ में हैं या जितना भी हमारा प्रोडक्शन में जितनी यूनिट्स लगी हैं उस पे, कि वो एक क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले डेट आई वो सबसे पहले परचेज हुआ वो पहले आ गया, फिर उसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से जितनी परचेज हुई हैं उतने हिसाब से ही वो, मतलब जो मटेरियल पहले खरीदा था वही मटेरियल सबसे पहले इश्यू किया जाएगा। ये इसका बेस है। अब देखो बेटा सुटेबिलिटी, जो ये लिखा हुआ है, दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, ठीक है। ये जो मेथड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सुटेबिलिटी है कि हम फीफो मेथड को कब यूज करेंगे कि वो मोस्ट सुटेबल हो। तो ये लिखा है दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, मतलब मार्केट में जब मटेरियल के प्राइसेस फॉल हो रहे हों, गिर रहे हों, कम हो रहे हों, उस टाइम पे इस फीफो मेथड को यूज किया जाता है। क्यों? बिकॉज द इश्यू प्राइस ऑफ मटेरियल्स टू जॉब्स और वर्क ऑर्डर्स विल बी हाई, मटेरियल इश्यूड फ्रॉम द अर्लियर कंसाइनमेंट वेयर वर परचेज एट अ हायर रेट, तो वाइल द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मटेरियल विल बी लो, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो मटेरियल की इश्यू प्राइसेस होती है जो कि हम उन जॉब्स पे, उन वर्क ऑर्डर्स पे जो लगा रहे हैं जो मटेरियल, उसकी कॉस्ट हाई होगी, ठीक है। और मतलब जो भी हमारी नई, देखो कहने का मतलब यह है कि मटेरियल तो हमारा कम रेट से था, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो हमारी वो कम कॉस्ट पे थी, और अब मार्केट में इस टाइम पे लगातार रेट्स गिर रहे हैं रॉ मटेरियल के, समझ रहे हो है भाई। और जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को उस कम अमाउंट वाले मटेरियल से अगर हम उसको प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाएगी, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कम होती है, ठीक है। अगर हम उसको उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा बना के बेच रहे हैं तो जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट वो हमारा ज़्यादा होगा और वो हमको प्रॉफिट शो करेगा, ठीक है। वाइल द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी कॉस्ट हम उसको बनाने में लगा रहे हैं, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में उस मटेरियल के चेंज होने में जो कॉस्ट आ रही है वो कम आ रही है, ठीक है। लेकिन जो हम ऑर्डर पूरा कर रहे हैं, यानी कि जो मटेरियल, जो फिनिश गुड्स हम सेल करेंगे उसकी कॉस्ट ज़्यादा रखेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखेंगे,
तो बट इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस दिस मेथड इज नॉट सुटेबल बिकॉज द इश्यू प्राइस ऑफ मटेरियल इज टू प्रोडक्शन विल बी लो था, ठीक है। द इश्यू प्राइस ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन विल बी लो व्हाइल द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मटेरियल विल बी हाई, ठीक है। और राइजिंग प्राइसेस वाले केस में ये फीफो मेथड हमको सही रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन जो है लो हो जाएगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ मतलब हमारी प्रोडक्शन करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हम मटेरियल खरीद रहे हैं वो हम ज़्यादा रेट पे खरीदेंगे और जो पुराने जो हमारे मटेरियल खरीदे हुए हैं वो कम रेट पे होंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्वेश्चन में आपका कल के उसमें करवाऊंगी, कल की वीडियो में। हम आज देख लेते हैं इसका एडवांटेज ऑफ फीफो मेथड। एडवांटेज क्या है कि सबसे पहले ये सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट है ये वाला मेथड। सेकंड है इट इज़ ए लॉजिकल मेथड। लॉजिकल क्यों है? बिकॉज इट टेक इनटू कंसीडरेशन द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ यूटिलाइजिंग फर्स्ट दोज मटेरियल विच आर रिसीव्ड फर्स्ट, ठीक है। ये एक लॉजिकल मेथड है क्योंकि जो हमारा मतलब एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल हमने पहले खरीदा था वही मटेरियल हम पहले इशू कर रहे हैं, मतलब स्टोर कीपर उस मटेरियल को पहले इशू कर रहा है जो उसने पहले ही रिसीव किया था। मटेरियल्स आर इश्यूड इन ऑर्डर ऑफ परचेज, सो मटेरियल रिसीव फर्स्ट आर यूटिलाइज्ड फर्स्ट। मतलब कि जो सबसे पुराना मटेरियल है जो सबसे पहले खरीदा था उसी को हम सबसे पहले इशू कर रहे हैं। इट मीन्स उस मटेरियल के खराब होने की जो पॉसिबिलिटी है या लॉस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। फिर है थर्ड पॉइंट, अंडर दिस मेथड मटेरियल्स आर इश्यूड एट द प्राइस परचेज प्राइस, सो द कॉस्ट ऑफ जॉब्स और वर्क ऑर्डर इज करेक्टली एसर्टेन्ड सो फार एज कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज कंसर्न, दस द मेथड रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ मटेरियल। तो तीसरे पॉइंट में वो कहता है कि जो मेथड है इस मेथड से हमारा मटेरियल की कॉस्ट प्राइस पूरी रिकवर हो जाती है, क्योंकि जो मटेरियल हमने सबसे पहले परचेज किया था वही मटेरियल सबसे पहले इश्यू किया जा रहा है और उसी मटेरियल से क्या बन रही है, प्रोडक्शन हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल वही पुरानी वाली ली जाएगी, ठीक है बेटा। इसलिए ये जो मेथड है ये हमारे मटेरियल की कॉस्ट प्राइस को पूरा रिकवर कर लेता है। दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट द मार्केट प्राइस एज द क्लोजिंग स्टॉक अंडर द मेथड वुड कंसिस्ट ऑफ रीसेंट परचेज ऑफ मटेरियल्स। पहले भी आपको बताया था कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो लेटेस्ट प्राइस पे, लेटेस्ट मार्केट प्राइस पे हमारा जो है वैल्यूड किया जाएगा, उसकी वैल्यूएशन मार्केट प्राइस पे की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा मटेरियल पहले परचेज किया था वो पहले ही निकल गया, अब जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक के रूप में बचा हुआ है वो लेटेस्ट कंसाइनमेंट है, ठीक है। इसलिए उसके बाद है 6 पॉइंट, दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन ट्रांजेक्शंस आर नॉट टू मैनी एंड प्राइसेस ऑफ मटेरियल आर फेयरली स्टेडी, ठीक है। तो क्या कहता है वो कि जो ये जो मेथड है ये उस टाइम पे भी यूजफुल होता है जब ट्रांजेक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मतलब जब ट्रांजेक्शंस हमारे पास कम हैं, ठीक है, और जो प्राइसेस ऑफ मटेरियल है वो फेयरली स्टेडी का मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे स्टेडी का मतलब धीरे धीरे स्थिर है। उसके बाद है डिसएडवांटेज। देखो बेटा डिसएडवांटेज क्या है इसकी, दिस मेथड इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ क्लरिकल एरर्स। देखो इस मेथड में क्लरिकल एरर्स की पॉसिबिलिटी होती है। क्यों? इफ कंसाइनमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रीक्वेंटली एट फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस एज एवरी टाइम एन इश्यू ऑफ मटेरियल इज मेड, द स्टोर लेजर क्लर्क विल हैव टू गो थ्रू हिज रिकॉर्ड टू एसरटेन द प्राइसेस टू बी चार्ज। तो कहता है कि क्लरिकल मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जो कंसाइनमेंट रिसीव हो रहा है, कहता है अगर जो कंसाइनमेंट रिसीव हो रहे हैं अगर वो फ्रीक्वेंटली चेंजेस प्राइसेस पे, मतलब कि पहले एक मटेरियल का कंसाइनमेंट आया वो अलग रेट पे था, दूसरा अलग रेट पे, तीसरा अलग रेट पे, इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस इसको हर टाइम पे फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस मिल रहे हैं। तो जो स्टोर लेजर क्लर्क है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, और वो रिकॉर्डिंग करने में जो है जो भी उसकी प्राइसेस एसरटेन करेगा उसी पे उसको चार्ज करेगा, ठीक है। सेकेंड है इन दिस केस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस ऑफ मटेरियल्स कंपैरिजन बिटवीन वन जॉब एंड द अदर जॉब बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट जॉब पे कौन सी मटेरियल लगी है, उसका कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और दूसरी जॉब पे यानी कि दूसरे
दूसरे प्रोडक्शन पे कितना मटेरियल लगा है और उसकी प्राइसेस क्या होगी, क्योंकि बार बार हमारे जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ऐसा दोनों जॉब्स की, दोनों वर्क की जो है कंपैरिजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर है फॉर प्राइसिंग वन रिक्विजिशन मोर देन वन प्राइस हैज ऑफन टू बी टेकन। तो क्या कह रहा है कि अब प्राइसिंग करने के लिए कोई एक रिक्वेशन का मतलब जो डिमांड है, जो रिक्वेशन लेटर है, परचेज रिक्वेशन लेटर जब जाता है ना, इंडेंट लेटर, तभी तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले जो है उस रिक्वेशन लेटर को लेके आएंगे और जो ये हमारा स्टोर कीपर है वो किसी एक प्राइस पर उसको ले लेगा, मतलब एक प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे, क्योंकि लगातार प्राइसेस चेंज हो रहे हैं। When prices rise, the issue price does not reflect the market price as material are issued from the earliest consignment. तो जब राइजिंग प्राइसेस हो रहे हैं उस टाइम पे ये सुइटेबल नहीं होता है। ठीक है बेटा, क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो इश्यू प्राइस है, यानी कि जिस प्राइस पे वो इश्यू किया जा रहा है वो करंट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो पुरानी प्राइसिंग, पुरानी मटेरियल प्राइस पे इसको इश्यू करेगा, प्राइसेस मटेरियल को। ठीक है, तो देयरफॉर द चार्ज टू प्रोडक्शन इज लो, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम हो जाएगी, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द मटेरियल कंज्यूम विल बी हायर देन द प्राइसेस ऑफ इश्यू। और जो प्रॉफिट होगा वो जो है